शायद अहमद साहब हमारे साथ हैं और इस वक्त जो दुनिया में हो रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। मिल्लत इस्लामिया क्या कर रही है, जो इस वक्त एक लीडिंग हमारा जो मुल्क है, जो जिसकी एक बड़ी मरकज़ी हैसियत है, हमारे मुक़द्दस मकामात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह का घर वहाँ पर सऊदी अरेबिया, उसका रोल क्या है और अब आने वाले दिनों में क्या होगा। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय फ़ौज के जो सरबराह हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर हैं, पहले दौरे पर हैं। क्या ये अलाइंसेस कुछ नए बन रहे हैं हमारे लिए, इनका क्या मतलब होगा? ज़ैद अहमद साहब, बड़ा ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आज तक नहीं हुआ था। अब सऊदी जो वज़ीर दिफ़ा हैं वो भारत के आर्मी चीफ़ को ग्रीट कर रहे हैं, वहाँ पर राहिल शरीफ साहब भी साथ साथ नज़र आ रहे हैं। ये किस तरफ जा रहे हैं सारे मामला? समय यही मैंने कहा ना कि दुनिया में अब जो कुछ होने जा रहा है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो वो जो पिछली दुनिया में लोग बसते हैं पुराने माइंडसेट के साथ, उनको हर कदम पे शॉक्स लगेंगे। इस वक्त आपको ऐसी लीडरशिप चाहिए कि जो निगाह बुलंद, सुखन दलनवाज, जहां पर सोज एग्रेसिव हो, इतनी एग्रेसिव। आप देखेंगे दुनिया में एग्रेसिव लीडरशिप का टाइम है, चाहे मोदी हो, चाहे अर्दोगान हो, चाहे पुतिन हो, चाहे चाइनीज ही हो, चाहे दूसरे। तो अनफॉर्चुनेटली हम ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज लूज कर रहे हैं। पाकिस्तान ने मिडल ईस्ट अपने हाथ से लूज कर दिया है, खासतौर पे जो गल्फ की बात अगर आप करते हैं। इंडिया रिप्लेस कर चुका है हमको वहाँ पे। उसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि जो सऊदी शहजादा इस वक्त सऊदी अरब में हुक्मरानी कर रहा है, और यूएई के अंदर जो उनका मोहम्मद बिन जईद, जो MBZ जिसे कहा जाता है, एक MBS है, ये दोनों नौजवान शहजादे हैं जो पुरानी अपनी जो बड़े आबाओ अजदाद थे उनके स्टेटस को तोड़ दिया इन्होंने, उससे हट गए। खुद रॉयल फैमिली के अंदर इन्होंने तबाही मचा के रख दी, अपने शहजादों को गिरफ्तार किया हुआ है, सक्सेशन की लड़ाइयाँ चल रही हैं। आपने देखा बहुत सारे फसादात हैं, सिविल वॉर्स और कूच की बातें अंदर होती रही हैं पिछले दिनों, और हुए भी हैं। बहुत से लोग, इनके प्रेसिडेंशियल आसपास के लोगों के कत्ल हुए हैं। एक सख्त फसाद है। ये 35 साल का जो शहजादा है सऊदी अरब का, ये मुकम्मल तौर पर इसराइली कैंप में जा चुका है। यानी आप ये समझिए कि रियाद तल अवीव बन चुका है। मैं साफ बात कर रहा हूँ। अच्छा। और उसकी वजह से जो इंडो इसराइली नेक्सस है, स्ट्रेट अवे उन्होंने इसराइल इंडिया को एक्सेस दिए रियाद के अंदर कि अब आएँ रिप्लेस करें। पाकिस्तान जो सऊदी अरब की सिक्योरिटी है वो इंडिया ऑफर कर रहा है उनको कि हम आपको देते हैं। आपको लगता है कि सऊदी अरब ये इसको एक्सेप्ट कर सकता है? देखिए, सऊदी अरब में भी दो, मैंने कहा दो उसमें लेयर्स चल रही हैं। एक तो ये नौजवान शहजादा जो प्रैक्टिकली डिफेक्टो इस वक्त किंग बना हुआ है, बिल्कुल। मगर इसके साथ साथ जो इसकी पुरानी एलीट है, इसके जो कजन्स हैं, बूढ़े कजन्स हैं, इसके जो दूसरे बुजुर्ग हैं। अभी बहरीन के अंदर मनामा कॉन्फ्रेंस हुई थी एक पिछले दिनों, जिसमें तुर्की अल फैसल, ये शाह फैसल के बेटे हैं, उन्होंने आकर इसराइल की धज्जियां उड़ा दी। बिल्कुल। अब ये, और इसराइल वाज इन अ शॉक, वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि शाह फैसल का बेटा, वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि अब यूएई के बाद अगला नंबर सऊदी अरब का आ जाएगा। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि रॉयल फैमिली के अंदर बड़ी मेजर डिविजन्स हैं इसराइली पॉलिसी पे। मगर चूंकि वो तुर्की अल फैसल और वो सारे लोग जो है उनको साइडलाइन कर दिया गया है। बेशक उनका स्टेटस है, मकाम है, इज्जत है, लेकिन हुकूमत इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान की है। और इस बच्चे ने अपने आप को पूरी तरह से इसराइली कैंप में डाल दिया है, और यही पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे थे कि जी इसराइल को तस्लीम कर लें आप। और जाहिर है चूंकि फाइनेंशियल इंटरेस्ट हमारे इन्वॉल्व हैं, हमारे 15-20 लाख लोग वहाँ काम करते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया। और अगर इंडिया रिप्लेस कर देता है सऊदी अरब की सिक्योरिटी को, जो कि मोहम्मद बिन सलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने, उसके लिए रिलीजन या दीन, इस्लाम, शरीयत कोई मैटर नहीं करती। वो कहता है मैं सऊदी अरब को यूरोप बना दूंगा अगले 5 साल के अंदर अंदर। तो वो शराब खाने खुल चुके हैं, नाइट क्लब्स खुल चुके हैं, सिनेमा घर खुल चुके हैं वहाँ पे। सऊदी अरब इज गोइंग टू बिकम यूरोप, अगर बच गया उस वक्त तक, लेकिन बचेगा नहीं। रीज़न बीइंग कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त जिस किस्म के टर्बुलेंस से गुजर रही है, सऊदी अरब उसकी जद में उसी तरह आएगा जैसे बाकी मिडल ईस्ट के ममालिक हैं। पाकिस्तान को अगर अलायंस करना है दुनिया में किसी के साथ, मुसलमान मुल्क के साथ, आप इस वक्त डिफेंस स्ट्रेटेजिक पैक्ट बना सकते हैं, वो तुर्की है। और अगर तुर्की को हमने इग्नोर किया, और हमने इग्नोर किया तुर्की को, जो मलेशियन समिट बन रही थी, पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया की समिट थी, उसमें सऊदी अरब का प्रेशर आया, हमने तुर्कों को इंसल्ट कर दी। हमने, मुझे चूंकि तुर्क मेरे दोस्त हैं, मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक़ है उनके साथ, टर्क्स ने ज़ाती तौर पर हमें बताया कि वी फेल्ट इंसल्टेड, कि आपने वादा करके प्रॉमिस, गैरतमंद लोग हैं, दलेर लोग हैं, वो इज़्ज़त, दलेरी, गैरत की इज़्ज़त, शुजात, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमने कमज़ोरी दिखाई। फिर अभी भी जो अज़रबैजान की जंग हुई, उसके अंदर हमने ज़बानी बयानात दिए, मगर कोई विजिबल प्रेजेंस हमारी नहीं थी वहाँ। ये वैसे आप बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। अभी अपनी हम ये फॉर्मल गुफ्तगू से पहले भी बात कर रहे थे कि वहाँ पर जो परेड हुई है अज़रबैजान में, वहाँ पर
हमारा दस्ता ही कोई नहीं है, हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ पे तैयब अर्दवान है, वहाँ पर पूरी उनकी परेड हो रही है, लेकिन हम पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। पूरी दुनिया में यही मशहूर था कि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान इकट्ठे यहाँ पर एक दूसरे, हमने हिमायत की उनकी। लेकिन जब वक्त आया फतह मनाने का तो पाकिस्तान गायब था वहाँ से, किसी के प्रेशर पे नहीं गए हम। यही बात सोचें, ये जवाब तो ये हुक्मरान देंगे कि इसका प्रेशर था, या अहमक है, या किसी का प्रेशर था। तुर्की बुलाता रह गया अजरबैजान, क्या वो इनकार करते? पाकिस्तान अगर कहता कि हमारा पाकिस्तान का नुमाइंदा आएगा वहां पर, बिल्कुल नहीं, हमारा दस्ता जाएगा परेड में शामिल होने को, वो इनकार करते? सवाल पैदा नहीं। वो तो सराखों पे बिठाते हमको। वहां की बूढ़ी औरतें पाकिस्तान को दुआएं दे रही हैं, हालांकि हमने किया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया सिवाय सोशल मीडिया पे या पॉलिटिकली कुछ स्टेटमेंट दे दिया आर्मीनिया के खिलाफ, और वो हम पे कुर्बान हो गए। ऐसा ही है। और ये वक्त था जब फतह मनाने का वक्त आया तो हम गायब थे वहां से। अब मैं सर किस दीवार में मारूं जाके, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, मिडल ईस्ट फॉरेन पॉलिसी, ताहिर अशरफी जैसा शराबी चला रहा है। कहते हैं अब छोड़ दिए शराब उन्होंने, आजकल वजन भी कम कर लिया है। कोई वजन तो बादशाह ने ऑपरेशन करवा के कम करवाया ना, कि हराम चर्बी निकालने की कोशिश की उसके अंदर से, वो तो बादशाह ने ऑपरेशन करवाया, वरना तो ये हराम चर्बी के वजन नहीं मर जाता। नहीं, वो तो निकल गई है ना फिर। इतनी आसानी से अगर हराम चर्बियां निकलनी होती, अल्लाह को भी जवाब दे देना कि मैंने ऑपरेशन करके निकलवा दी थी। वो फॉरेन पॉलिसी शाह महमूद कुरैशी चला रहा है, जिसने इन्ना लिल्लाहि व इतने ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे जितने इस शख्स ने किए हैं। ये सरेंडर निगोशिएट करने से पहले हथियार डाल के लेट जाते हैं। इंडिया से जब बात शुरू नहीं हुई थी, इन्होंने कहा वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, जब इसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। वॉर इज ऑलवेज द फर्स्ट ऑप्शन। आप जब तक अजरबैजान ने क्या कहा आर्मीनिया से? सही बात है, ये कहा कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, या ये कहा कि वॉर इज एन ऑप्शन। पहले दांत तोड़ दिया आर्मीनिया के, वो सारा इलाका वापस, पहले दांत तोड़ दिया आर्मीनिया के, फिर आर्मीनिया घुटनों के बल आया और कहने लगा सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन। लद्दाख में चाइना ने क्या किया? लद्दाख में चाइना ने इनके साथ, वो भी हमारे लिए एक सबक है। तो ये ना डिप्लोमेसी जानते हैं, अगर जानते हैं तो खयानत करते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या ये जाहिल हैं या खाइन हैं। चाइना की वजह से ऐसा लग रहा है कि अब ईरान ने चाह बाहर से इंडिया को भगाया है, हम भी इस वक्त स्ट्रेटेजिकली हम चाइना के साथ हम जा रहे हैं। तो आप देखते हैं कि फ्यूचर में ईरान के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप होगा? देखिए, हमें इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अब हमें हमेशा से हम सऊदी अरब के साए में अपनी पॉलिसीज बनाते थे। नाउ इज द टाइम यू कम आउट ऑफ दैट थ्रेट। इस बात से कतई ये बात कि सऊदी अरब हमें पैसे देता है, इससे ज्यादा पैसे आपको चीन, ईरान और तुर्की, बाकी सारे मुल्क मिलकर दे देंगे, और उससे ज्यादा पैसे आप अगर सख्ती करें तो अपने मुल्क के चोरों और डाकुओं से निकलवा सकते हैं। हम जो जलील और ख्वार होते फिर रहे हैं दुनिया में, वो इस वजह से कि आपने जरदारी, नवाज और मुल्क के अंदर के कमीनों से पैसे नहीं निकलवाए। आपकी नैब मुकम्मल फेल है इस हवाले से। वो तो नैब को दूसरे मकसद से खराब करते हैं ना, कहते हैं नैब बंद करो तो हमारे केसेस खत्म होंगे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स द सेम कि नैब जो अरबों रुपए कहती है कि हमने निकलवाए भी, सिंध गवर्नमेंट के करप्शन के अरबों रुपए निकलवाए, क्या किया उस पैसे का? वापस सिंध गवर्नमेंट को दे दिए। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? इंडिपेंडेंट पॉलिसी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी सऊदी अरब के असर से पाक हो। आपको पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसी चाहिए, और आपको अगर सपोर्ट चाहिए तो आपको टर्की काफी है। टर्की के साथ, टर्की का अपना एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। एक जमाना था जब मैं स्कूल में था तो आरसीडी की बात हुआ करता था। टर्की, ईरान और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अलायंस होता था। ईरान जो है ना, इस वक्त हमेशा से, बहुत अरसे से ईरान स्पॉइलर के तौर पे रहा है। वो हमारा अपनी मर्जी करता रहा है, पहले इंडिया के साथ मिलकर 4 बार हमें तंग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी एक, क्योंकि मेरा कई दफ़ा ईरान जाने का इत्तेफाक हुआ, उनके पॉलिसी मेकर्स के साथ, अहमदी निजात के साथ भी मुलाकातें हुई, थिंक टैंक्स के साथ भी। उनके जहन में इंडियंस ने काम करके बरसों बिठा दिया था कि पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन है। जिस तरह मिडल ईस्ट अभी निकला ना कि यूरोपियन यूनियन को 15 साल से इंडिया वो कैंपेन चला रहा था पूरी यूरोप में, अभी जो कल परसों मैं अभी आता हूं इस पे, तो इसी तरह ईरान पर काम करते रहे। तो ईरानियों के दिल में जहर भरा हुआ था, और हमारे यहां से कोई सेंसिबल आदमी गया ही नहीं कि जो उनसे बात करके समझाता कि ईरानियों से बात की जा सकती है। अब वो मार खा रहे हैं, दुनिया में मार भी पड़ी है, आइसोलेट भी हुए हैं, उनके बंदे भी मारे गए, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी अंडर प्रेशर है, वो भी सैंक्शंस लगी हुई हैं उन पे। ईरान विल हैव टू कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मत। अभी तक वो अपने ईरानी नेशनल इंटरेस्ट देखते रहे, अब वो अकेले हो गए। वो समझते हैं कि मलेशियस के जरिए दुनिया कश्मीर के मामले पर उन्होंने कुछ अपना स्टैंस चेंज किया। उसमें भी डिविजन्स हैं। आयतुल्लाह खामनाई प्रो कश्मीरी है, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है ईरान की वो एंटी पाकिस्तान है। मैंने कहा वहां भी डिविजन्स है ना। आयतुल्लाह खामनाई प्रो पाकिस्तान है,
स्पिरिचुअल लीडर उनके जो प्रो कश्मीर उसकी उनकी एस्टैब्लिशमेंट में जो पाकिस्तान के हवाले से जो ये परसेप्शन है, उसकी एक वजह ये भी तो हो सकती है कि जाहिर है हमने तो पिछले 70 साल में सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस से तो हम निकले ही नहीं। मैं देखते सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस से हम नहीं निकले। दूसरा, पाकिस्तान में कितने ईरानी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं? एक भी नहीं है। इंडिया में 10,000 स्कॉलरशिप्स हैं हर साल। तो फिर जाहिर है वो जो बात उनको सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, वही लेके वापस ईरान जाएंगे ना। 10,000 प्रोफेसर्स एंड स्कॉलर्स जो पढ़ते हैं इंडिया में और जाके पॉलिसी मेकर्स बनते हैं ईरान के, आपके ख्याल में वो किसका नैरेटिव बिल्ड करेंगे? डेफिनेटली उन्हीं का नैरेटिव। तो जिस तरह हमने यूरोप को खाली कर दिया था, ये जो बात अभी जो स्कैंडल निकला है कि 15 साल से इंडिया, ये आप देखें ना कि उसमें एनजीओज हैं, उसमें मीडिया आउटलेट्स हैं, उसमें वेबसाइट्स हैं, और 2005 से ये लोग ये काम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे थे? तो हम क्या कर रहे थे? यही सवाल तो है। नवाज शरीफ ने 4 साल फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं लगाया। ये हमारे फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज थी। इमरान ने जिस शख्स को लगाया है उससे ज्यादा कमजोर फॉरेन मिनिस्टर मुमकिन नहीं था। आप साहबजादा याकूब अली खान को फॉरेन मिनिस्टर देखिए, कंपेयर कीजिए। वी ऑल्सो हैड अ फॉरेन मिनिस्टर वंस। 6 जबानें बोलते थे, रशियन, जर्मन, इटालियन, इंग्लिश, फ्रेंच। किसिंजर उनसे कहता था, यार कि तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डनरी एडवांटेज है हमारे ऊपर, तुम हमें जलील करके रख देते हो। ये अफगान जहाद का दौर था। वैसे ज़बानें तो शहबाज शरीफ भी बहुत बोलता है। वो जिस जगह जाता है उसी ज़बान में बात करने लग जाता है। मगर बदनीयत है ना, वो नीयत साफ होने वाली बात है। तो कहाँ आप कंपेयर करें उस वक्त की फॉरेन पॉलिसी कि जब पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन को तोड़ा, हमने अमेरिका से पूरी इमदाद ली, एक इक्वल टर्म्स पर नेगोशिएट किया, F-16 लिए, अमेरिका से हर साल सर्टिफिकेट लेते थे कि हम एटम बम नहीं बना रहे, और उनको पता था कि हम बना रहे हैं। और 83 में हमने एटम बम बना लिया था। और उसके बाद हमने पूरी दुनिया में चाइनीज मुसलमानों की मदद की। उस वक्त ईस्ट तुर्किस्तान के मुसलमान जो आज मार खा रहे हैं चाइना के अंदर, जनरल ज़िया ने उस वक्त चाइनीज गवर्नमेंट से नेगोशिएट किया था कि उनको हज पर जाने के लिए पाकिस्तान से रास्ता दिया जाता था। आपको याद होगा सारा वो। पाकिस्तान के अंदर खोतन हाउस और काशगर हाउस, 2 घर बनाए गए थे, रेस्ट हाउसेस थे उनके, जहाँ पे चाइनी हाजी आके ठहरते थे। चाइना से नेगोशिएट किया इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर, और रास्ता खोला चीनी मुसलमानों के लिए कि हज पे जा सके। पूरी मुस्लिम दुनिया की क़यादत ले ली। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान खिताब करता था जाके उम्मत मुस्लिमा की तरफ से। अरबों में लड़ाई हो गई, पाकिस्तान बीच में गया, अनवारुल सादात को निकाल दिया था, पाकिस्तान वापस लेकर आया। उस वक्त भी तो हमारी एक फॉरेन पॉलिसी थी। आज क्या है? अरब दुनिया हमारे हाथ से जा चुकी। तुर्की हाथ बढ़ाना चाहता है, हम उसकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहे। अज़रबैजान की परेड में वी शुड हैव बीन देयर। ईरान कुछ पता ही नहीं हमें कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। वो तो चाइना ने थोड़ी डांट डपट ईरान को की है तो थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, वरना हम ईरान को काबू नहीं कर सके।